नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPTPLSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें हम लोग कॉमर्स वाले पार्ट्स को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है उसको लेकर चल रहे हैं। साथ ही हम लोग का स्टैटिक्स वाला भी पार्ट्स हमने स्टार्ट कर दिया है, जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं साथ में। तो आज हम लोग जो आपका कॉमर्स के अकाउंटिंग में जो आपका टॉपिक है वो आपका रेशियो एनालिसिस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग उसी में चीज़ों को समझ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो था उसमें हमने बताया था कि आपके जो रेशियो को क्लासिफाइड किया गया है वो मुख्य रूप से 4 रूपों में किया गया है। पहला एक होता है लिक्विडिटी रेशियो या लिक्विड तरलता के आधार पर, फिर हमने बताया था लाभदायकता या प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो के आधार पर, और फिर आपका था कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो ही है। और इसके बाद एक आखिरी टॉपिक बचेगा, वो है टर्न ओवर रेशियो या हम लोग एक्टिविटी रेशियो के नाम से उसे जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, या इसे हिंदी में बोले तो पूंजी संरचना अनुपात। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात ही कर लें कि वास्तव में पूंजी संरचना होती क्या है, पूंजी संरचना का क्या तात्पर्य है, उसी पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कंपनी है या बिजनेस है, वो जब स्टार्ट होती है तो केवल जो कंपनी का मालिक है वही पैसा लेके नहीं आता है, या उसी के पैसे से कंपनी नहीं चलती है। साथ में आपकी बहुत से क्या होती हैं, कैपिटल्स अलग अलग तरीके से लगाई जाती हैं और इन सब कैपिटल को मिला के क्या किया जाता है, कंपनी को चलाई जाती है। तो ये जो कैपिटल अलग अलग तरीक़ों की होती है, जैसे आपका इक्विटी हो गए, प्रेफरेंस हो गए, या आपके डिबेंचर्स हो गए, या आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, या कुछ भी लायबिलिटीज़ हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जब इकट्ठा करते हैं, पैसे को कलेक्ट करते हैं, तो वो सारे कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल होता है। और इसको किस स्ट्रक्चर में या किन अनुपात में इकट्ठा किया जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या तात्पर्य है। सिंपल सा लॉजिक आप लोग समझ लीजिए कि अलग अलग तरीकों से जो पूंजी को कलेक्ट किया जाता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, अगर हम लोग सामान्य भाषा में बोले। अब बात आती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर अनुपात क्या है। तो आप जहाँ पे जो अभी अनुपातों को समझे थे कि जैसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती है, कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं, तो इन्हीं सभी का क्या होता है, इसमें संबंध देखा जाएगा। इन्हीं सभी का एक से दूसरे से संबंध देखा जाएगा और इसी के नाम से आप लोग जैसे जैसे नाम पढ़ते जाएंगे उसी का रेशियो हम लोग उसमें निकालते हैं। तो सबसे पहला अगर रेशियो देखें तो दिया है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर दूसरा है प्रोप्राइटर रेशियो, फिर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, और एक होता है आपका डेब्ट सर्विस रेशियो, और लास्ट में एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड रेशियो। यहाँ पे एक रेशियो छूट रहा है, वो एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो भी एक होता है जिसे हम लोग शोधन क्षमता रेशियो भी कहते हैं। तो कुल मिला के जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में ये 6 अनुपात हम लोग आज पढ़ेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं पहले रेशियो से। तो पहला रेशियो आपका है डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि आपकी जो कंपनी में पूंजी आती है वो मुख्य रूप से 2 तरीक़ों से होती है, जो हम लोग आपके द्विपक्ष अवधारणा सिद्धांत में जो फॉर्मूला बताए थे उसी में हमने बताया था कि जो एसेट्स होती है वो आपकी क्या होती है, E+L होती है। तो यहाँ पे जो इक्विटी है वो क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटीज़ होती है, इंटरनल लायबिलिटी, और जो L होता है इसे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो जो इक्विटी होती है वो कंपनी के स्वामी की होती है पूंजी, और जो ये लायबिलिटीज होती है वो बाह्य ऋण होती है या बाहर से लिया गया दायित्व होता है। तो इन्हीं के बीच में जब हम लोग रिलेशन देखते हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद जब रिलेशन देखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल इक्विटी, या कह सके जो आंतरिक आपके पूंजी होती है या आंतरिक समता पूंजी होती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके इंटरनल इक्विटी, और जो बाहरी दायित्व होते हैं उसे हम लोग एक्सटर्नल इक्विटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपके बाह्य दायित्व या बाह्य इक्विटी बटे इंटरनल इक्विटी
को अगर हम लोग जब रिलेट करते हैं तो इसी से हम लोग क्या मिल जाता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल इक्विटी की बात कर लें कि क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी क्या होती हैं, बाहर से ली गई होती हैं, जैसे कि आपका डिवेंचर्स हो गए, या आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गए, या आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या डेप्थ हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में शामिल करते हैं, एक्सटर्नल इक्विटीज़ में। और इंटरनल इक्विटी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, साथ ही आपके जो भी रिजर्व्स होते हैं एंड सरप्लस होते हैं, या अनपेड डिविडेंड होते हैं, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल इक्विटी में शामिल करते हैं। तो इन्हीं जब दोनों का रिलेशन हम लोग देखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब बात आती है कि हम लोग इसका रिलेशन देखते क्यों हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि कोई भी जो वाह्य दायित्व होती है या वाही ऋण पत्र जो खरीदता है, वो हमारे संपत्तियों से क्या करता है कि रिलेशन देखता है कि वास्तव में कंपनी का मालिक कितना पैसा लगा रहा है, क्या हम उससे ज़्यादा तो नहीं लगा रहे हैं। कल को कंपनी अगर डूब जाएगी तो कहीं हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। अगर आप सपोज करिए कि कंपनी के जो खुद के ओनर हैं उनका पैसा ज़्यादा हो और जो बाहरी लोग हैं उनका पैसा कम हो, तो उनको क्या रहेगा कि अगर कंपनी डूबेगी भी तो इस 100 रुपये में हमारा 10 रुपये आराम से रिकवर हो जाएगा। बट अगर कंपनी कि जो डेब्ट इक्विटी है या कह सकते हैं एक्सटर्नल इक्विटी है वो 100 है और अंदर के जो लोग हैं या मालिक है वो 50 ही रुपये लगा रहा है, तो कल को कंपनी अगर डूबेगी तो इनका 50 रुपये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि 50 ही रुपये क्या होगा, रिकवर हो पाएगा। तो इसीलिए इस रेशियो को हम लोग देखते हैं और ये वास्तव में आपके जो बाह्य दायित्व देने वाले होते हैं या ऋण हमें देने वाले होते हैं वो इस रेशियो को देखते हैं। तो इसका जो आदर्श अनुपात कहा गया है कि अगर 1:1 है तो इसे हम लोग सही मानते हैं, या कहने का तात्पर्य है कि जितना हम पैसा लगाएंगे उतना बाहरी भी व्यक्ति लगाने के लिए सोच सकता है, पर उससे ज़्यादा लगाने के लिए नहीं सोचेगा क्योंकि उसका पैसा क्या होगा, फंसने का डर रहेगा। तो इस तरीके से डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट उसकी इक्विटी की देखते हैं, नेक्स्ट आपका रेशियो देखते हैं, प्रोप्राइटर रेशियो जो है ये क्या है इसको समझ लेते हैं। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बाह्य और आंतरिक की बात कर रहे थे। अब जो आंतरिक लोग हैं उनको भी तो सुरक्षा की जरूरत होती है। यहाँ पे हम लोग जो अभी पिछला रेशियो देख रहे थे डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसमें क्या था कि हम लोग जो बाहरी ऋण देने वाला था उसको अपने ही सुरक्षा था, तो इसलिए हम लोग उस इक्विटी रेशियो को देखते थे। अब जो अंदर के मालिक हैं वो खुद भी सुरक्षा को ध्यान देंगे कि कल को अगर मेरा पैसा डूबता है तो क्या मुझे संपत्ति से पैसा रिकवर हो पाएगा। इसीलिए इस रेशियो को देखिए, जो फॉर्मूला भी है वो क्या है, प्रोप्राइटर फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर फंड्स में हमने अभी बताया था कि उन सभी चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं, जैसे कि आपका इसमें आपके जितने भी शेयर होल्डर फंड्स हैं या कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीज लोग क्या होते हैं, आपके प्रोप्राइटर्स या शेयर होल्डर फंड ही कहलाते हैं। और इसे हम लोग क्या करते हैं, टोटल टेंजिबल एसेट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इनसे क्या पता चल जाता है कि जो स्वामित्व का पैसा लगा हुआ है, कल को अगर कंपनी डूबेगी तो क्या वो स्वामी का पैसा एसेट से रिकवर हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस रेशियो को समझते हैं। तो ये भी आपका सिंपल सा रेशियो है, वो आपका बाह्य लोगों के लिए था, ये आपके आंतरिक लोगों के सुरक्षा के लिए हम लोग इस रेशियो को परखते हैं। अब अगर हम लोग तीसरा रेशियो की बात कर लेते हैं जिसे हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो या शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आपके सॉल्वेंसी रेशियो का यहाँ की जो बात है उसमें हम लोग टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी जो होती है उसको हम लोग एसेट से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमें शोधन क्षमता अनुपात पता चल जाता है। वास्तव में ये क्या है, जस्ट आपके प्रोप्राइटर फंड रेशियो के अपोजिट है। वो आपके केवल आंतरिक का था, ये केवल आपके बाह्य का है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो उसे हम लोग एसेट से जब कंपेयर करते हैं तो उसी को हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टोटल एसेट्स है यही क्या होता है, कल को अगर दिवालिया होती है कंपनी
तो अगर संपत्ति को बेचने से क्या दायित्वों का भुगतान हो पाएगा, तो इससे आपका शोधन क्षमता अनुपात पता चल जाता है। ये जो शोधन क्षमता अनुपात होता है ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए नहीं होता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये शोधन क्षमता अनुपात जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा क्या माना जाता है कि कंपनी अच्छी है, और जितना कम होगा उतना ही क्या माना जाता है कि कंपनी बुरी स्थिति में है। और अगर एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो ये शोधन क्षमता अनुपात है, अगर हम लोग शोधन क्षमता अनुपात का और क्या कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो और प्रोप्राइटर रेशियो की अगर हम लोग बात कर लें तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो भी निकल आता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले से भी पूछ सकता है कि शोधन क्षमता अनुपात अपॉन प्रोप्राइटर्स रेशियो, या कह सकते हैं आपके स्वामित्व अनुपात का जब हम लोग रिलेशन देखते हैं तो उससे भी हमें क्या पता चल जाता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या था, एक्सटर्नल लायबिलिटी थी ऊपर और नीचे क्या थी, इंटरनल लायबिलिटी। तो अभी हम लोग प्रोप्राइटर रेशियो में क्या देख रहे थे, आंतरिक लोगों की सुरक्षा देख रहे थे, और सोल्वेंसी रेशियो में हम क्या देख रहे हैं, बाहरी लोगों की सुरक्षा देख रहे हैं वो कंपनी की संपत्ति से। तो इस तरीके से हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल जाता है। तो इस तरीके से आपका सॉल्वेंसी रेशियो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रेशियो की बात कर लें तो दिया है कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब ये कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है ये समझ लेते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कैपिटल गियरिंग है क्या। तो यहाँ पे एक शब्द आप देख रहे होंगे गियर, जिसे आपके गाड़ी में गियर होता है वैसे ये भी आपका एक उसी तरह का गियर ही है। तो होता क्या है, जब कंपनी नई नहीं होती है, जैसे हमने शुरू में स्ट्रक्चर बताया था, तो कंपनी के मुख्य रूप से पूंजी के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दो माने जाते हैं। एक होता है आपका इक्विटी और एक होती है आपकी बाहरी ऋण, या कह सकते हैं बाहरी लायबिलिटीज़। तो ये दो तरीके की होती है, इसे हम लोग डिबेंचर भी बोलते हैं। नॉर्मली डिबेंचर के थ्रू हम लोग लायबिलिटीज़ लेते हैं। तो यहाँ पे जब कंपनी नई नहीं होती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लो गियर में चलती है। जैसे आप लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या होता है, लो गियर में गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो लो गियर है उसका मतलब होता है कि हम लोग अपनी इक्विटी का फंड ज़्यादा लगाते हैं एज कंपेयर लायबिलिटीज़ क्या या डिवेंचर्स का। होता है क्या, जब नई कंपनी होती है तो कोई भी आपको पैसा देने के लिए या विश्वास नहीं रखती है, तो आपको ही अपना पैसा ज़्यादा लगाना होता है। पर जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो होती जाती है वैसे वैसे आप क्या होते हैं, लो गियर से हाई गियर की ओर जा सकते हैं। तो हाई गियर का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने इक्विटी को कम कर दे रहे हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को या बाह्य दायित्व को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो इसे हम लोग हाई गियर बोलते हैं। तो लो गियर, हाई गियर, कैपिटल गियरिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो की बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला ही दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जिनका कॉस्ट क्या हो, वेरिएबल या परिवर्तित होता है, वेरिएट करता है। तो वो कौन सी होती हैं, आपके इक्विटी जो शेयर होल्डर होते हैं उनका क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है, या कह सकते हैं डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट ना कहें डिविडेंड होता है, वो आपका क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। जो सब कुछ सबको देने के बाद जो बचता है वो किसको मिलता है, इक्विटी को मिलता है। तो इनकी कोई फिक्स नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं। बट आपका जो आपके फिक्स कॉस्ट कैपिटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डिबेंचर्स हो गए। जैसे आप डिबेंचर जब इशू करते हैं तो आपको क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो। जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल और फिक्स कॉस्ट कैपिटल में रिलेशन देखते हैं तो इसी को हम लोग कौन सा रेशियो बोलते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इक्विटीज कब लगाते हैं ज़्यादा और डिबेंचर्स कब ज़्यादा लगाते हैं। शुरू में जब कंपनी नहीं होती है तो हम लोग लो गियर में चलते हैं, और जब कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट आ जाता है तो हम लोग हाई गियर पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं डेब्ट सर्विस रेशियो। अब ये क्या है, ऋण सेवा अनुपात। अब देखिए हम लोग ऋण लेते हैं, जब कोई ऋण लेता है तो उस पर हमको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अभी तक तो वो अपने पैसे के बारे में सोच रहे थे, जो हमको पैसा दिए
जैसे डिबेंचर्स हो गए, अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हो गई, वो तो अभी तक हमारे अपने पैसे के बारे में सोच रहे थे। अब पैसे के बाद क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट के बारे में भी सोचने लगे कि क्या हमारा इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि इनका जो प्रॉफिट होने वाला है, जो हमारे प्रॉफिट हुए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमारा रॉ प्रॉफिट होता है, या कह सकते हैं जिसमें से अभी हमने कुछ भी नहीं घटाया है, वो प्रॉफिट में सबसे पहले हमको किसको देना पड़ता है, सबसे पहले हमको टैक्स ही, अरे इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ता है, फिर हम लोग टैक्स उसमें से लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वही चीज़ देखते हैं कि जब प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से हमारा इंटरेस्ट निकल पा रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इंटरेस्ट कम होगा तो इनका क्या होगा, प्रॉफिट, इनका इंटरेस्ट निकल जाएगा। बट अगर इनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, सपोज करिए जस्ट अपोजिट हो कि इनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो और आपका प्रॉफिट कम हो, तो क्या ये निकल पाएगा, सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि माइनस में निकलेगा। तो यही चीज़ इसमें क्या होता है, डेब्ट सर्विस रेशियो में देखा जाता है। डेब्ट सर्विस का मतलब यहाँ पे केवल उनकी जो इंटरेस्ट है वही उनकी सर्विस होगी। तो उसको आप परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए जब हम लोग देखते हैं, तो इसी पे हम लोग डेब्ट सर्विस रेशियो निकालते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। अब आती है बात प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। देखिए, जो आपके प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हमारे फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपके ये भी क्या होते हैं, फ्लैक्चुएट नहीं करते हैं, बल्कि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड देना होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए, या उनकी सर्विस जो मिल पाती है, उनको डिविडेंड मिल पाएगा कि नहीं, वो जब अपनी परखते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपको पता होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड कब दिया जाता है, जब जो लाभ होता है उसमें हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स घटा लेते हैं, तब जो भी प्रॉफिट बचता है, जो भी प्रॉफिट बचता है आपका आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में जब सोचते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे जो भी डिविडेंड इनको देना होगा, अगर ये लाभ ज़्यादा होगा डिविडेंड से, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, या प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर होल्डर क्या होंगे, आराम से संतुष्ट रहेंगे कि हाँ मेरा डिविडेंड मिल पाएगा। अगर ये अपोजिट होगा, ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो उनको क्या पता चल जाएगा कि हमें इस बार डिविडेंड नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये पूर्वाधिकार अंश जो लिए रहते हैं वो इस रेशियो को परखते हैं। तो अब हम लोग आपके यहाँ पे सारे रेशियो क्या हो गए, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में हम लोग देख लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 6 रेशियो देखे हैं। आगे हम लोग का एक्टिविटी रेशियो बचा हुआ है, और आपके जिसे हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं आपको इस कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के सभी चीज़ों को समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, और जो भी यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और हम लोग लगातार कॉमर्स के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, साथ ही हम लोग स्टैटिक्स वाले भी सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। एमसीक्यू टेस्ट हम लोग कॉमर्स के करा रहे हैं, साथ ही हम लोग स्टैटिक्स के भी पेपर्स बना रहे हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।